This is Akanshna, and you are watching the second video in the part C section of the CSIR NET June 2023 paper. So let's get started. Let's get started with the first question of the video, question number 26 of part C. Consider the following statements. Statement A, in the tri-cell hypothesis proposed to explain the general circulation of the atmosphere, the Ferrel cell is thermally direct cell. ओके सो हमारे पास एक ट्राई सेलुलर हाइपोथेसिस है जिसके अंदर हमारे पास 3 सेल्स होती हैं जिनको यूज करके हम ग्लोबल एयर सर्कुलेशन से जनरल एयर सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करते हैं. ये सेल्स बेसिकली थर्मल और डायनेमिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हैं और हमारे पास एक सेल क्या है, क्वेश्चन में गिवन है फेरल सेल. एक सेल हमारे पास होता है हार्डले सेल एंड द लास्ट वन इज पोलर सेल. सो फेरल सेल जो होता है हमारा, इट इज थर्मली इनडायरेक्ट. हार्डले सेल इज थर्मली इंड्यूस्ड एंड पोलर सेल इज थर्मली डायरेक्ट. ओके, सो हमारा स्टेटमेंट ए क्या हो गया, नॉट राइट. मूविंग ऑन टू स्टेटमेंट बी, monsoon depressions that form during southwest Indian monsoon season weaken considerably like tropical cyclones as they experience landfall on the east coast of India. Okay, मॉनसून डिप्रेशंस क्या होते हैं, बेसिकली वीक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज हैं जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्म होते हैं और ये नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करते हैं. अब क्या होता है, अगर ये वार्म ओशन के ऊपर कंसिडरेबल टाइम के लिए रहे तो ये इंटेंसिफाई हो जाते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. सो अगेन this statement is saying they get weaken, instead they get intensified if they remain over the warm ocean for a considerable time. So this option is also not correct. So the right answer would be both statement are false. So option 4 will be the correct answer. Moving on to the next question. If S is the solar constant and alpha is the planetary albedo, which of the following is correct expression for the effective temperature of the earth? Epsilon is emissivity and sigma is the Stephen Boltzmann constant. Okay, so effective temperature is given by S into 1 minus alpha upon 4 epsilon into sigma, and this whole is raised to the power 1 by 4. Okay, now let's discuss. S क्या होता है, solar constant. It basically represents how much amount of radiation is received by the outer atmosphere. Then we have sigma. Sigma basically क्या represent करता है, planetary albedo, which means how much radiation is reflected back to the space. Then we have epsilon. Epsilon basically represent करता है the thermal conductivity of the atmosphere. And last we have Stephen Boltzmann constant sigma. Sigma basically represent करता है वो बेसिकली टेम्परेचर को रिलेट करता है विद द अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन दैट अ प्लैनेट एमिट्स. ओके, सो लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट. दिस इज नॉट राइट. सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28. इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन? ओके, फर्स्ट है हमारे पास द साइज ऑफ एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स विल इंक्रीज. ओके, अब क्या होगा, वेलोसिटी अगर अर्थ की हाफ हो जाए सो सबसे पहले इफेक्ट पड़ेगा कोरियोलिस इफेक्ट पे. कोरियोलिस इफेक्ट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. अगर कोरियोलिस इफेक्ट वीक हो जाएगा तो एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि मिड लैटिट्यूड्स में फॉर्म होते हैं वो क्या होंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे इजीली एंड द कोरियोलिस इफेक्ट विल नॉट हिंडर देयर एक्सपेंशन, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट अब वीक हो चुका है अर्थ की वेलोसिटी रिड्यूस होने की वजह से. सो दिस ऑप्शन कुड बी करेक्ट. Let's see other options too. The size of extratropical cyclones will reduce. Okay, so this is the exact opposite of the first option, and we just discussed कि ये size expand होगा instead of reducing क्योंकि हमारा Coriolis effect क्या हो गया है, weak हो चुका है. So this option is not right. The next option is the size of extratropical cyclones will remain same. अब एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो साइज है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोरियोलिस इफेक्ट पे डिपेंड करता है, विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ अर्थ. ये अर्थ के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट्स पे भी डिपेंड करता है. सो अगर अर्थ की वेलोसिटी रिड्यूस होगी, इट इज हाईली अनलाइकली कि बाकी सारे फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस ना हो. सो एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स का साइज सेम तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा.
So this option is also not correct. The last option is extratropical cyclone will not form. Okay. ऑब्वियसली अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी हम साइक्लोन्स को इफेक्ट कर रही है, बट क्या वो साइक्लोन्स को बनने से रोक सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स प्रेशर और टेम्परेचर ग्रेडियंट्स की वजह से बनते हैं. सो कोरियोलिस इफेक्ट के वीक होने की वजह से उनकी साइज पर इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो फॉर्म ही ना हो, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट्स और प्रेशर ग्रेडियंट्स तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई है, सो उनके साइज पे इफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म ही ना हो. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो not correct. So the right answer would be option. For the next question, if the tropical upper troposphere is warming and the mid-latitude upper troposphere is cooling and the mid-latitude lower troposphere is warming at a higher rate than tropical lower troposphere, then okay, this question is sounding a bit complicated. इसको हम break down करते हैं. If the tropical upper troposphere is warming, हमारे पास अपर ट्रोपोस्फेयर है ट्रॉपिक्स में और मिड लैटिट्यूड्स में. ट्रॉपिक्स में क्या हो रहा है? वार्मिंग हो रही है अपर ट्रोपोस्फेयर में. मिड लैटिट्यूड्स में क्या हो रहा है? कूलिंग हो रही है अपर ट्रोपोस्फेयर में. ओके, सो लेट मी ड्रॉ अपर ट्रोपोस्फेयर हियर. यहाँ पे ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में क्या हो रहा है? वार्मिंग. लेट्स मेक इट अ W. एंड मिड लैटिट्यूड में क्या हो रहा है? कूलिंग. देन हमारे पास क्या है? लोअर ट्रोपोस्फेयर. लोअर ट्रोपोस्फेयर में मिड लैटिट्यूड में क्या हो रहा है? वार्मिंग. और ट्रॉपिकल में भी वार्मिंग हो रही है, पर रेट्स में डिफरेंस है. तो ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ग्रेडियंट, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस क्या है. यहाँ पे अपर ट्रोपोस्फेयर में काफी प्रोनाउंस्ड टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि एक जगह वार्मिंग हो रही है, एक जगह कूलिंग हो रही है. लोअर ट्रोपोस्फेयर में द ग्रेडियंट इज नॉट दैट प्रोनाउंस्ड, क्योंकि दोनों जगह पे वार्मिंग हो रही है. द रेट्स आर डिफरेंट, पर ऑपोजिट चीजें नहीं हो रही, क्योंकि कूलिंग और वार्मिंग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों जगह पे वार्मिंग हो रही है, रेट्स अलग है. सो द ग्रेडियंट विल नॉट बी दैट प्रोनाउंस्ड एज कंपेयर टू द अपर ट्रोपोस्फेयर. Okay, keeping this things in mind, let's move to the options. सबसे पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम वीकन्स. ओके, अब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को वीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बेसिकली ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को की इंटेंसिटी को या ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को ड्राइव कौन करता है? जो हमारे ट्रॉपिक्स और पोलर लैटिट्यूड्स हैं, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, दैट basically tells us the intensity of the subtropical jet stream. यानी कि पोलर लैटिट्यूड्स में अगर हम वार्मिंग कर दें, और हमारे ट्रॉपिक्स में तो ऑलरेडी वार्मिंग होती है, तो ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो वो ग्रेडियंट कम होने की वजह से हमारे जो सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो वीक हो सकते हैं. ओके, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिड लैटिट्यूड्स की. सो मिड लैटिट्यूड्स में अपर ट्रोपोस्फेयर में तो ग्रेडियंट हमारा मेंटेन है, पर लोअर ट्रोपोस्फेयर में वो ग्रेडियंट रिड्यूस हो गया. सो दिस माइट वीकन द सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पर इतना प्रोनाउंस्ड इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा. ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट हमें कब देखने को मिलेगा? अगर हमारे पोलर लैटिट्यूड्स पे वार्मिंग होगी. सो दिस ऑप्शन माइट नॉट बी करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, द इंटेंसिटी ऑफ दिस सबट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम रिमेन्स द सेम. ओके, सो अभी मैंने क्या कहा कि हमें उनको वीक करने के लिए पोलर लैटिट्यूड्स पे वार्मिंग क्रिएट करनी होगी. लेकिन यहाँ पर कंडीशंस थोड़ी सी चेंज है, यूजुअल कंडीशन से चेंज्ड कंडीशंस हमें देखने को मिल रही है. सो देयर माइट बी सम चेंज इन द इंटेंसिटी. ओके, इट माइट नॉट बी दैट प्रोनाउंस्ड, बट देयर विल बी सम चेंज. सो इट विल नॉट रिमेन द सेम. सो दिस इज नॉट राइट. द विंड shear will increase at upper levels and decrease at lower levels. Okay, अब जितना ज़्यादा जो ग्रेडियंट होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा हमारा शेयर बढ़ेगा, क्योंकि उससे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो शेयर बढ़ेगा. अपर लेवल्स में क्या हो रहा है? अपर लेवल्स में हमारा एक जगह पे वार्मिंग हो रही है, एक जगह पे कूलिंग हो रही है. तो अपर लेवल्स में हमें
हायर ग्रेडियंट्स देखने को मिलेंगे और हायर ग्रेडियंट्स की वजह से अपर लेवल में shear will increase. Okay, so this part is right. And the next part says decrease at lower levels. Lower levels में हमारा gradient again क्या हो गया, कम हो गया. दोनों जगह पे वार्मिंग हो रही है, ऑल्दो वार्मिंग डिफरेंट रेट्स में हो रही है, लेकिन वो बैलेंस हो जाएगी क्योंकि ट्रॉपिक्स में ऑलरेडी हीट होती है, मिड लैटिट्यूड्स में भी ज्यादा रेट से वार्मिंग हो रही है, तो दोनों जगह पे वार्मिंग की वजह से जो ग्रेडियंट है वो यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द टू प्लेसेस विल रिड्यूस, और ग्रेडियंट कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो लोअर लेवल्स में विंड shear विल डिक्रीज. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. The last option is the opposite of the of option 3. So क्या कह रहा है, wind shear weakens at upper level. Upper level पे wind shear weak नहीं होगा क्योंकि वहां पे temperature gradient ज्यादा है, तो वहां पे instability भी ज्यादा होगी, तो shear will be more. और lower levels पे हमारा gradient कम है, stability ज्यादा है, तो shear will be less. Okay, so option 4 is not right. So right answer क्या है हमारा, option 3. Moving on to question number 30. Which one of the following is not a characteristic of sheath folds? Okay, sheath folds हमारे कुछ इस टाइप के दिखते हैं. Okay, sheath क्या होता है? Basically sheath एक sleeve टाइप चीज है जिसके अंदर हम swords रखते हैं. You must have seen it in movies or in TV shows, especially Indian TV shows. They put a belt around their waist and they tie a sheath in which they keep their swords. So that is sheath. Okay. अब ये sheath का जो shape है, this type of fold is formed in a area जहाँ पे बहुत ज़्यादा deformation होती है, यानी कि जहाँ पे highly deformed rocks होंगे वहाँ पर हमें sheath folds देखने को मिलेंगे. So they can easily be found in shear zones, क्योंकि shear zones में बहुत ही highly deformed rocks होते हैं, shear zone में deformation बहुत ज़्यादा होती है. So this option is right. I mean this property or this characteristic is right. So this is not the right answer. पेपर में हमें we have to be very careful कि कहाँ पे क्वेश्चन में not दिया है, कहाँ पे क्वेश्चन में हमें right बताने को पूछा है या फिर wrong बताने को पूछा है. जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा characteristic नहीं है sheath fold का. They have even capitalized the word not. So we have to be very careful कि हम यहाँ पे ये ना देख लें कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है शीथ फोल्ड का, हमें लगेगा डेवलप इन shear zone, दिस इज राइट, और हम इस ऑप्शन को टिक कर दें. सो दिस वुड बी द रॉन्ग आंसर. ओके, वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डेड हिंज लाइन. सो यू कैन सी दिस इज द हिंज लाइन ऑफ द फोल्ड एंड इट इज फोल्डेड. सो दिस ऑप्शन इज अगेन it is a characteristic of sheath fold, so this is not the right answer. Then we have folding, stretching, lineation. Stretching lineation जो हमें sheath folds में देखने को मिलता है, it is usually parallel to the direction of tectonic movement and it is not folded. वो parallel होता है जिस direction में हमें tectonic movement देखने को मिला है, उस direction के parallel हमें lineations मिलेंगे, but they will not be folded. So this is not a characteristic of sheath fold, so this is the right answer. Moving on to the last option, strongly non-cylindrical. Cylindrical folds में basically जो हमारे दोनों limbs होते हैं वो parallel होते हैं. As you can see यहाँ पे हमारे limbs parallel नहीं है, अगर हम इन्हें extend करें they might meet at a point. Okay, so strongly non-cylindrical, that is again a characteristic of sheath fold, so not the right option. Right option is folding, stretching, lineation. Moving on to question number 31. Interaxial angle between two three-fold axes in point group 233 is. This is a simple fact-based question, and the answer is 70 degrees, 32 minutes. So option 2 is the right answer. Moving on to question number 32. According to 2011 census, the correct decreasing order of Indian states in term of urban population to total population ratio is. Okay, so we have 4 states: Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra and Gujarat. So Tamil Nadu के केस में, Tamil Nadu यहाँ पे urban population is 48.4%. Urban population compared to the total population. So the percentage is 48.4%. Then we have Kerala. In Kerala, it is 47.73%. Then we have Maharashtra. In Maharashtra, it is around
45%, and in Gujarat it is 42%. Okay, so we have to arrange them in decreasing order. So the highest will be of Tamil Nadu. Let's see which option has Tamil Nadu first. Okay, then Kerala, then Maharashtra, and in the last one is Gujarat. So option 1 is the right answer. Moving on to question number 33. A sample of natural beach sand has quartz and shell fragments as dominant minerals. The sample cannot be from. Okay, सबसे पहले देखते हैं शेल फ्रैगमेंट्स. शेल फ्रैगमेंट्स बेसिकली हमें कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे मरीन ऑर्गेनिजम्स होंगे. और मरीन ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे होंगे? या तो हमें कोस्ट के पास देखने को मिलेंगे, यानी कि जहाँ पर हमें बीचेस देखने को मिले या वाटर बॉडी बेसिकली पास में हो, वहाँ पे हमें शेल फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे. सो मालदीव्स इज अ कोरल आइलैंड, यहाँ पे भी हमें शेल फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे. अंडमान अगेन इट इज एन आइलैंड, यहाँ पे भी हमें शेल फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे. केरला इज नियर द कोस्ट, सो अगेन वहाँ पे भी हमें शेल फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेंगे. एंड लास्टली मेडागास्कर विच इज अगेन एन आइलैंड, यहाँ पे हमें बहुत सारे बीचेस मिलते हैं. सो अगेन मरीन लाइफ विल बी प्रेजेंट, सो शेल फ्रैगमेंट्स विल बी देयर. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट क्वार्ट्ज. सो यहाँ पे इन तीनों एरियाज में हमें सैंडी बीचेस मिल सकते हैं. सो सैंड जहाँ पे होगा बेसिकली वहां पे हमें क्वार्ट्ज मिलने के चांसेस हैं. बट मालदीव्स में क्या है? मालदीव्स इज अ कोरल आइलैंड. सो यहाँ पे जो हमें सेडिमेंट्स मिलेंगे वो ऑर्गेनिक ओरिजिन के होंगे. सो हमें यहाँ पे क्वार्ट्ज मिलना थोड़ा मुश्किल है. अंडमान बेसिकली वॉल्केनिक और सेडिमेंट्री ओरिजिन का है, तो यहाँ पे हमें इजीली क्वार्ट्ज मिल जाएगा. केरला इज अगेन इट इज नियर द कोस्ट, वहाँ पे बीच होगा, वाटर के साथ सेडिमेंट्स आएंगे. सो उन सेडिमेंट्स में इजीली हमें क्वार्ट्ज मिल सकता है. बट मालदीव्स में हमें क्वार्ट्ज नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑर्गेनिक बेसिकली ओरिजिन के सेडिमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि इट इज कंपोज्ड एंटायरली ऑफ कोरल्स. ओके, सो द सैंपल कैन नॉट बी फ्रॉम Maldives. So option 1 is the right answer. Moving on to the next question. Which one of the following statements is correct? First statement is the general formula of paraffin series is CnH2n. Paraffin series basically हमारे alkanes होते हैं, and the general formula of alkanes is CnH2n plus 2. So this option is not right. Then the next option is condensate is a type of heavy crude oil. Condensate basically associated है with natural gas production, और इसके अंदर हमें basically hexanes और pentanes देखने को मिलते हैं, and it is a liquid hydrocarbon. So this option is also not right, क्योंकि heavy crude oil क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा viscous and highly dense substance होता है, whereas condensate is just a light crude oil. It is very liquid and it is associated with natural gas. Then the next option is asphalt is a type of light crude oil. Asphalt is heavy crude oil. Asphalt basically एक black sticky substance होता है जो हम road constructions में भी use करते हैं. So it is heavy, not light. So this option is not right. Then the last option is the formula of toluene is C7H8. Okay, let's see the structure of toluene. Okay, as you can see, toluene is basically formed when we attach a CH3 group on benzene. So this is our benzene ring, and we have attached a CH3 group over it. You can see 6-membered हमारी कार्बन चेन इज कॉल्ड बेंजीन. उसके ऊपर हमने एक CH3 ग्रुप अटैच कर दिया, तो 7 कार्बन हो गए, एंड वी हैव 8 hydrogens. You can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this option is right. So the right answer is option 4. Moving on to question number 35. Match the equations with their corresponding processes. Okay, यहाँ पे बहुत सारी complicated equations हमें दिख रही हैं, लेकिन हमें ऐसे questions को एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है. It is impossible to learn all the equations that are there, but we can apply some tricks to find out which reaction this one might be. ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन है वेदरिंग, फोटोसिंथेसिस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कार्बोनेट, प्रेसिपिटेशन. वेदरिंग हमें पता है, वेदरिंग रिएक्शंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बीइंग जियोलॉजी स्टूडेंट्स. हमने
बहुत सारी वेदरिंग रिएक्शंस पड़ी हैं केमिकल वेदरिंग के अंदर. ओके, फोटोसिंथेसिस अगेन वी कैन आइडेंटिफाई. फोटोसिंथेसिस में हमें क्या दिखेगा? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस और सनलाइट की प्रेजेंस में हमें ग्लूकोज फॉर्म होगा और ऑक्सीजन मिलेगा. सो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस ऑल्सो. देन वी हैव एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता. So this one also we can easily understand. And the last is carbonate precipitation, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट में हमें कार्बोनेट फॉर्म होता हुआ दिखे, that would be carbonate precipitation. So let's see all the equations. सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे, कैल्शियम is reacting with bicarbonate and it is giving us carbonate as a precipitate. कार्बोनेट हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है, so D will match with P. Let's match P and D. Next, this is a calcium silicate is reacting with carbon dioxide and water and it is giving us bicarbonate calcium and H4SiO4 जिसको हम कहते हैं सिलिसिक एसिड. सिलिसिक एसिड बेसिकली कब फॉर्म होती है? जब हमारा एक केमिकल वेदरिंग रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट्स. यानी कि कोई भी सिलिकेट मिनरल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट्स के अंदर सिलिसिक एसिड यानी H4SiO4 जरूर देखने को मिलता है. सो हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट्स इज अ वेदरिंग रिएक्शन. सो Q विल मैच विद A. देन वी हैव CO2 इज रिएक्ट प्लस HNO3 H3PO4 water H nu which is heat and it is giving us glucose and oxygen. So this is a very famous reaction. We all know this is photosynthesis. So R will match with B. Then the last option is anaerobic respiration. Although anaerobic respiration की equation बहुत ही complicated है, but you can see कि यहाँ पे कहीं पे भी you cannot see free oxygen. So we know this is anaerobic respiration. So S will match with C. So let's see which option is right. P is matched with D. So ये दोनों option तो cancel हो जाते हैं. Okay. Q is matched with A. R is matched with B. And S is matched with C. So option 2 is the right answer. Moving on to the next question. Consider the following statements. The horizontal pressure gradient associated with a break phase of southwest Indian monsoon has a lower value as compared to horizontal pressure gradient associated with an active phase of southwest Indian monsoon. Okay, साउथ इंडियन मानसून के दो फेजेस होते हैं बेसिकली, ब्रेक फेज और एक्टिव फेज. ब्रेक फेज में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस उतने ज़्यादा एक्टिवली या उतने ज़्यादा प्रोनाउंस्ड नहीं होते, रेनफॉल कम हो जाती है और उतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड रेनफॉल हमें नहीं देखने को मिलती. एंड दिस इज रिलेटेड टू lower pressure gradient, lower horizontal pressure gradient. So the first part is right. Then it is saying as compared to horizontal pressure gradient associated with an active phase of southwest Indian monsoon. Active phase में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वाइड स्प्रेड रेनफॉल हमें देखने को मिलता है एंड द रेनफॉल इज हेवियर देन द ब्रेक फेज. और यहाँ पे क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस होती हैं वो और ज़्यादा डायनेमिक और ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हायर हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट देखने को मिलता है. सो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. देन द स्टेटमेंट बी इज सेइंग एज कंपेयर टू अदर रीजन्स द लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ओवर इंडियन रीजन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट इंडियन मानसून इज फारदेस्ट फ्रॉम द इक्वेटर. ओके, सो ITCZ क्या है? बेसिकली एक वार्म बेल्ट है जो हमें इक्वेटर के ऊपर देखने को मिलती है. अब इसकी पोजीशन शिफ्ट हो सकती है सीजन्स की वजह से, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से इसकी पोजीशन चेंज हो, सनलाइट की वजह से भी इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है. लेकिन साउथ वेस्ट इंडियन मानसून जो हमें जून टू सितंबर में देखने को मिलता है, उसके अंदर क्या होता है? ये जो ITCZ है ये नॉर्थवर्ड मूव करता है, तो ये इक्वेटर से नॉर्थवर्ड जाता है और ये हमें 10 to 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे देखने को मिलता है. इसकी यूजुअल पोजीशन कहाँ होती है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि बेसिकली इक्वेटर पे ही हमें देखने को मिलता है. लेकिन
जून टू सितंबर यानी कि साउथ वेस्ट इंडियन मानसून का जो सीजन होता है उस टाइम पे ये 10 to 20 डिग्रीज के बीच में हमें देखने को मिलता है. सो दिस पोजिशन इज फार्दर एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स. इंडिया के लिए ये क्लोजर है, इंडिया के लिए ITCZ इज क्लोजर क्योंकि अब वो इंडिया के ऊपर आ चुका है ड्यूरिंग द मानसून सीजन. लेकिन बाकी रीजन से अब वो दूर हो गया क्योंकि बाकी रीजन्स के लिए वो पास में कब था, जब वो इक्वेटर के ऊपर था. ओके, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो राइट. So the right answer would be A and B are true. Moving on to the next question. Rainfall of intensity 20 millimeter per hour occurred over a watershed of area 10 raised to power 6 meter square for a duration of 6 hours. Measured direct runoff volume in the stream draining the watershed was 30,000 meter. The precipitation not available to runoff in this case is. Okay. हमें total precipitation निकालना है सबसे पहले. टोटल प्रेसिपिटेशन कितनी हुई है, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द ड्यूरेशन. इंटेंसिटी है हमारी 20 मिलीमीटर पर आवर, बट बाकी सारी चीज़ें हमें मीटर्स में दी हुई है तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. बहुत से बार हम क्या करते हैं क्वेश्चंस में यूनिट्स को देखना भूल जाते हैं, तो हमें फॉर्मूला सही पता हो सकता है, हम कैलकुलेशन भी सही कर लेंगे, लेकिन ड्यू टू सेलेक्टिंग द रॉन्ग यूनिट हम गलत आंसर कर सकते हैं. सो वी हैव टू पे अटेंशन कि बाकी सारी चीज़ें किस यूनिट में दी हैं ताकि हमारी यूनिट्स कांस्टेंट रहे, सभी यूनिट्स सभी क्वांटिटीज की यूनिट सेम रहे. सो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स. इट विल बी 0.02 मीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय ड्यूरेशन विच इज 6 hours. So it becomes 0.12 meters. Now we have measured direct runoff volume in the stream draining the watershed was 30,000 meter और हमारा जो watershed का एरिया है वो 10 raised to power 6 मीटर है. सो अब हमें फाइंड करना है कि प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल टू रन ऑफ वो क्या होगी. प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल टू रन ऑफ वुड बी इक्वल टू टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम इन द स्ट्रीम डिवाइडेड बाय द वाटरशेड एरिया. सो वी विल subtract watershed area which is 30,000 meter cube divided by the area which is 10 raised to power 6 meter square, and we will subtract it from the total precipitation. So it will be 0.120 minus 0.03. It will be 0.09 meters. So let's see which option is right. 5 mm, no. 17.5, no. 3 centimeter, no. It is saying 9 centimeter and we have 0.9 meter. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, so it will come 9 centimeter. So this one is the right answer. Moving on to question number 38. A seismic survey was done over 2-layered earth model. The 2 layers are of equal thickness and the P velocity of the lower layer is double that of upper layer. The interval velocity, the average velocity and the root mean square velocity of the lower layer are in the sequence. Okay. First we have interval velocity. Interval velocity basically किसी भी एक particular layer की velocity determine करती है. So interval velocity के केस में we will be only considering the lower layer क्योंकि हमें सिर्फ lower layer का पूछा है. Then we have average velocity. Average velocity will consider both the velocity of upper layer and as well as the velocity of lower layer. But lower layer की velocity ज़्यादा है, so the average will be closer to the lower layer. So हमारा average lower layer की तरफ होगा, so average velocity will be higher. Then the last is root mean square velocity. Again root mean square velocity भी दोनों upper layer और lower layer की velocities को consider करती है. जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होगा ऊपर और नीचे की लेयर की वेलोसिटीज़ में उतनी ही हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बट इट विल बी लेस देन एवरेज वेलोसिटी क्योंकि हम दोनों वेलोसिटीज़ के स्क्वायर को का रूट लेते हैं. सो इट विल बी लेस देन द एवरेज वेलोसिटी क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हम टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम यूज़ करते हैं, एंड इंटरवल वेलोसिटी में हम पर्टिकुलर लेयर की डेप्थ and we divided by the time that the P wave take to penetrate that particular layer. Okay, so sequence क्या होगा हमारा, interval velocity obviously सबसे कम होगी, so the sequence will be V interval and
then we will have V RMS, and after that we will have V average. So option 4 will be the right answer. Moving on to question number 39, match the following cross stratification type with their process of formation. First, we have migration of 3D dunes. 3D dunes basically asymmetrical dunes होते हैं जिनकी एक साइड यानी जो विंडवर्ड साइड होती है वो स्टीपर होती है, लीवर्ड साइड जो होती है वो जेंटलर होती है. अब सेडिमेंट्स क्लाइम करते हैं फ्रॉम द स्टीपर साइड एंड दे आर डिपॉजिटेड ऑन द लीवर्ड साइड, जिसकी वजह से हमें क्रॉस बेडिंग्स देखने को मिलती हैं एंड दे आर एसोसिएटेड विद ट्रफ क्रॉस बेडिंग. सो माइग्रेशन ऑफ 3D dunes produces trough cross bedding. So B is matched with E. Then we have lateral accretions. लेटरल अक्रीशन में क्या होता है, बेसिकली हमारा जो सेडिमेंट है वो फ्लो डायरेक्शन के साथ एट एन एंगल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है. और जब सेडिमेंट सप्लाई इनफ हो, यानी काफ़ी सेडिमेंट सप्लाई हो और हमारा जो करंट है वो ऑसिलेट करे या डायरेक्शन चेंज करे, तो एक कैरेक्टरिस्टिक एप्सिलॉन शेप वो प्रोड्यूस करता है. सो lateral accretion will produce epsilon cross stratification. So F is matched with A. Then we have storm actions. Storm action से basically हमें erosional और depositional दोनों टाइप के structures देखने को मिलते हैं and it is associated with swale. Swale basically sea floor के अंदर छोटे छोटे depressions होते हैं, ये छोटे छोटे channels होते हैं जो storms की वजह से form होते हैं. So G is matched with D. And the last is migration of 2D dunes. 2D dunes basically हमारे क्या होते हैं, straight crested dunes होते हैं and they produce tabular cross stratification. जिनका tabular cross stratification क्या होती है, जिनका flat top जो होता है वो flat होता है. So they are associated with migration of 2D dunes. So H is matched with C. Let's see which option is correct. B is matched with E. Okay, so 3 and 4 are not right. F is matched with A. G is matched with D. And H is matched with C. So option 2 is the right answer. Moving on to the next question. Consider the following statements in connection with water particles motion under a propagating ocean wave. When water particles move in circular orbits with a decrease in diameter with increasing depth, when ocean depth is more than half of wavelength of a propagating surface wave. ठीक है, so जो हमारी ocean depth है वो wavelength जो हमारी propagating surface wave है उसका half होगा, तब हमें circular orbits देखने को मिलेंगे. This is actually true and this behavior is seen in case of deep water waves and this motion is called circular orbital motion. So this statement is right. If the depth is between 1/2 and 1/20 of the wavelength of the propagating surface wave, the particle's trajectory becomes elliptical without any change in diameter with increasing depth. Okay, this statement is not true. क्या होता है, जब डेप्थ हमारी 1/2 से लेके 1/20 के बीच में होती है, उस केस में हमें ऑर्बिट इलेप्टिकल और सर्कुलर दोनों मोशंस देखने को मिलते हैं एक साथ. लेकिन जैसे जैसे डेप्थ डिक्रीज होती है, इलेप्टिकल जो मोशन है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है एज कम्पेयर टू द सर्कुलर मोशन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन द लास्ट ऑप्शन इज इफ डेप्थ इज लेस देन 1/20 ऑफ द वेवलेंथ of propagating surface wave, the particle's trajectory becomes elliptical with a reduction in diameter with increasing depth. अब अगर डेप्थ हमारी 1/20 है वेवलेंथ के, तो उस केस में हमें लीनियर वेव्स देखने को मिलती हैं, यानी कि वो उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो इलेप्टिकल नहीं होती, वो लीनियर होती है. बेसिकली वो टू एंड फ्रो मोशन में, यानी कि दे विल कम एंड दे विल रिट्रीट, इस टाइप का मोशन हमें हॉरिजॉन्टली बेसिकली मूवमेंट देखने को मिलता है. हमें इस केस में वर्टिकल मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो द राइट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट पी. Statement P and Q are true. Statement R is false. No. Statement P is true. Statements Q and R are false. So this is the right answer. Moving on to question number 41. The following table mentions some global navigation satellite systems along with their country and status of operation. And we have to find the correct combination. Okay, first
We have GPS. GPS is the global positioning system, which was started by USA, and we all use it in our phones. So we can say that it is fully operational. So A is matched with B3 and C1. A1 matched with B3 and C1. Okay. Then we have Galileo. Galileo is basically another GNSS that is developed by the European Union and European Space Agency, and they are testing their satellites. They have started providing their services in they have few satellites, and they are still not fully operational. They are still testing their whole system. So A2 is matched with European Union, A2 is matched with B2, and C2 not fully operational. Then the next is NAV IC. NAV IC is navigation with Indian constellations. This is started by the Indian Space Research Organization ISRO, and it is aimed to provide accurate positioning and timing to the areas near India and obviously in India also. So NAV-IC is associated with India. So A3 is matched with B1, and it is not fully operational yet. So the right answer is option 2. Moving on to the question 42. Which of the following properties of a parcel of moist air will remain unchanged when it is rising adiabatically? Okay, जब ये पार्सल एडियाबेटिकली राइज कर रहा है, इसका मतलब इट इज एक्सचेंजिंग एनर्जी विद द सराउंडिंग्स विदाउट द एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास. ठीक है, अब हमें पता करना है कौन सी प्रॉपर्टीज अनचेंज रहेंगी. सबसे पहले हमारे पास है सैचुरेशन वेपर प्रेशर. अब जैसे 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 मॉइस्ट एयर एडियाबेटिकली राइज करेगी, इट विल एक्सपैंड, एंड ड्यू टू एक्सपेंशन हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, एंड द एयर विल बिकम सुपर सैचुरेटेड. सो एयर विल बिकम सुपर सैचुरेटेड. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर सीइंग अ चेंज. सो दिस इज नॉट राइट. देन वी हैव रिलेटिव ह्यूमिडिटी. Relative humidity is basically the ratio between actual vapor pressure of the air divided by the saturation vapor pressure. So saturation vapor pressure change होगा, so relative humidity will also change. So this is also not correct. Then we have mixing ratio. Mixing ratio basically ratio है between the amount of water vapor present per unit of dry air. अब air हमारी adiabatically rise कर रही है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बट जो हमारा सिस्टम है इट विल नॉट एक्सचेंज एनी अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि एडियाबैटिक सिस्टम्स में हीट और मास एक्सचेंज नहीं होता. सो दैट वाटर वेपर विल नॉट बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, इट विल रिमेन इन द सिस्टम. सो वो सिस्टम में ही रहेगी. सो मिक्सिंग रेशियो विल नॉट चेंज. सो दिस वन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारी जो वाटर वेपर है वो हमारी एयर के साथ मिक्सड है, एयर के अंदर ही है. ड्राई एयर मास के कंपैरिजन में उसका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सराउंडिंग्स के साथ हम मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते एडियाबैटिक प्रोसेस में. सो मिक्सिंग रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट. देन द लास्ट इज एयर टेम्परेचर. अगेन एयर टेम्परेचर विल डिक्रीज, क्योंकि एयर जैसे जैसे राइज करेगी इट विल एक्सपैंड, एंड एक्सपेंशन से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा. कीप इट इन माइंड कि हीट एक्सचेंज की वजह से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन की वजह से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है. So air temperature will also change. So the right answer is mixing ratio. Moving on to the next question. Viviparous germination is a characteristic feature of. Viviparous का मतलब क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट की बॉडी में डेवलप होता है. जैसे हम बहुत सारे एनिमल्स दे ले एग्स, बट इन ह्यूमन बींग्स द ऑफस्प्रिंग इज डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट. ठीक है. सो विविपेरियस जर्मिनेशन का मतलब क्या है, दिस इज एसोसिएटेड विद ट्रीज और प्लांट्स, जहाँ पे जो सीड्स या फिर बेसिकली न्यू प्लांट्स हैं वो डेवलप होते हैं वाइल बीइंग स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट. ठीक है. लेट्स सी कि ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है. फर्स्ट वी हैव मरीन एल्गे. मरीन एल्गे में हमें जर्मिनेशन या सीड्स फॉर्मेशन वाला प्रोसेस नहीं देखने को मिलता है. यहाँ पे हमें स्पोर फॉर्मेशन या फ्रैगमेंटेशन जैसे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं.
which are part of asexual reproduction. So this is not right. Then we have sandy beach flora. Sandy beach flora में germination हमें देखने को मिलती है, बट हमें यहाँ पे विविपेरियस germination देखने को नहीं मिलती है. इंस्टेड जो सैंडी बीच फ्लोरा के सैंडी बीच में जो फ्लोरा होती है, दे डिस्पर्स देयर सीड्स इनटू द सैंड. लेकिन क्या होता है वहाँ पे जो सीड्स होते हैं, दे ट्राई नॉट टू गो इनटू मच डेप्थ, क्योंकि अगर वो सरफेस पे रहेंगे देन देर आर मोर चांस ऑफ सर्वाइवल इंस्टेड ऑफ बीइंग कवर्ड अंडर द सैंड. So sandy beach flora में there is germination but there is not viviparous germination. Then we have mangroves. Mangroves के अंदर सबसे ज़्यादा viviparous germination का process देखा गया है. यहाँ पे क्या होता है, seedlings जो होते हैं वो parent से attached होते हैं and they start developing and they take nutrients from the parent only and they start developing and they take advantage of that mud log saline environment through the parent. So mangroves का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, विविपेरियस जर्मिनेशन. सो दिस इज राइट. देन द लास्ट इज पेरीफाइटन. पेरीफाइटन बेसिकली एल्गे, फंगाई, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें ओशन बॉटम में या ओशन के सरफेस ओशन के बॉटम में देखने को मिलते हैं. एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और दे डू नॉट जर्मिनेट लाइक हायर प्लांट्स. सो दिस इज नॉट करेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स and decide which of the following conclusions logically follow the statement. Statement is normalized difference vegetation index NDVI is computed from difference between visible and near infrared NIR reflectance. Now we have two conclusions. First is vegetation strongly reflects in visible band and absorbs near infrared radiation. Okay, vegetation अगर विजिबल बैंड में रिफ्लेक्ट करती है एंड इट अब्जॉर्ब्स नियर इंफ्रारेड रेडिएशन. दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग. इट absorb the visible band and it reflects in the near infrared radiation. जितनी ज़्यादा कोई भी वेजिटेशन जितनी ज़्यादा हेल्दियर होगी वो उतना ज़्यादा NIR या नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. In standard false color composite, red color is assigned to near infrared band and other colors to visible band. This is also wrong. In standard false color composite, near infrared को we assign green color. Okay, and visible bands को we assign other colors. So, in order for NDVI to make sense, हम क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट्स नियर इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, हम NIR को ग्रीन बनाते हैं. तो हमें किसी भी इमेज में, किसी भी फॉल्स कलर कॉम्पोजिट इमेज में जितना ज़्यादा ग्रीन दिखाई देगा, दैट मीन्स द वेजिटेशन इज हेल्दी. जितनी ज़्यादा वेजिटेशन ग्रीन होगी वो उतनी ज़्यादा हेल्दी होगी, बिकॉज हेल्दियर वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स मोर नियर इंफ्रारेड रेडिएशन एज कम्पेयर टू अनहेल्दी vegetation. Okay, so both the statements are false. Moving on to the next question. Match the following morphological features with the invertebrate fossil. First we have hypostome. Hypostome basically mouth plate होता है या feeding structure होता है जो cephalon part में मिलता है of trilobite fossils. So A is matched with F. A is matched with F. Then we have cameral deposits. Cameral deposits are basically very beautiful and intricate structures that are preserved on the shells of ammonite fossils. And ammonites are part of cephalopods. So B will be matched with H. Okay, then we have deltidium. Deltidium is basically a valve or a structure that covers the opening of the shell of brachiopods. So deltidium is matched with brachiopods. C is matched with E. Then we have perignathic girdle. Perignathic girdle is basically it is found on the inner side of the peristome edge, which is in the test of echinoid fossils. So perignathic girdle is associated with echinoids. So the right answer is option 4. Moving on to question number 46. Consider the following statements about stream that formerly flowed across a now faulted landscape. The streams will be. Okay, अब जो stream है
basically it is flowing across a landscape which is now faulted. So first option is impounded against the scarp if they flow from down thrown block to the up thrown block. अगर हमारा जो फ्लो है वो डाउन थ्रोन ब्लॉक से अप थ्रोन ब्लॉक की तरफ जाता है तो वी विल सी एन इम्पाउंडमेंट अगेंस्ट द स्कार एंड द basically the stream will form a lake or a pond. So this statement is true. Then we have impounded against the scarp if they flow from up thrown block to down thrown block. अब डाउन थ्रोन ब्लॉक अप थ्रोन ब्लॉक से डाउन थ्रोन ब्लॉक की तरफ जाएंगे, यानी कि हम हायर एरिया से लोअर एरिया की तरफ आएंगे, तो क्या होगा, हमें इट विल बेसिकली कट थ्रू द फॉल्ट स्कार और हमें यहाँ पे वैलीज या फिर गॉर्जेस देखने को मिलेंगे. सो दिस ऑप्शन इज, दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट. रिजुविनेटेड इफ दे फ्लो फ्रॉम अप थ्रोन टू द डाउन थ्रोन ब्लॉक. रिजुविनेशन बेसिकली कब होता है, जब हमें ग्रेडियंट हमारा बेसिकली चेंज हो जाए. ग्रेडियंट चेंज होने की वजह से द इरोजनल कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रीम विल इंक्रीज एंड वी विल कॉल दैट द स्ट्रीम इज नाउ रिजुविनेटेड. सो अप थ्रोन ब्लॉक से हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जाएगा, ग्रेडियंट चेंज होगा, so its erosional power will increase and we can say that the stream will get rejuvenated. So this statement is also correct. Then the option D is rejuvenated if they flow from down thrown block to up thrown block. Down thrown block से up thrown block की तरफ जाएंगे तो it will not rejuvenate, क्योंकि इसकी erosional capacity increase नहीं होगी. It has to flow against the fault scarp. सो बेसिकली उस केस में क्या होगा, हमें इम्पाउंडमेंट देखने को मिलेगा एंड इट विल फॉर्म लेक और पॉन्ड. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ए एंड सी. सो 3 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द टिल्ट ऑफ अर्थ इज इंक्रीज फ्रॉम 23.5 डिग्रीज टू 40 डिग्रीज वी वुड एक्सपेक्ट द क्लाइमेट एट 40 डिग्रीज नॉर्थ टू हैव. ओके, अब हमारा जो टिल्ट है वो इंक्रीज हो गया है, 23.5 से 40 डिग्रीज हो गया है. तो अब क्या होगा, इंक्रीज्ड टिल्ट की वजह से हमारे पास जो सोलर इंसोलेशन है या सोलर रेडिएशन है वो ज़्यादा रिसीव होगी समर्स के टाइम पे, और जो हमारा डे होगा इट विल बी लॉन्गर एंड बिकॉज ऑफ दिस द समर्स विल बी हॉटर. बट ऑपोजिट होगा विंटर सोलेस्टिस के टाइम पे, क्योंकि अब हमारा जो सन है वो लोअर एंगल पे होगा विद अर्थ और हमें लेस सोलर इंसोलेशन रिसीव होगी विच विल डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. यानी कि समर में ड्यू टू दैट सेम टिल्ट हमें ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव होगी और विंटर्स में ड्यू टू दैट सेम टिल्ट हमें कम सोलर रेडिएशन रिसीव होगी. सो वी विल हैव हॉटर समर्स एंड कोल्डर विंटर्स. सो लेट्स सी, hotter summers and colder winters than present. So this one is the right answer. Moving on to question number 48. Match the following stratigraphic units with their basin. First we have Pali. Pali is associated with Gondwana basin, but we have two options here, Pranhita Godavari and South River. Both are part of the Gondwana sequence, but Pali is found in South River. So A is matched with G, and Dharmaram, which is again part of the Gondwana super sequence, it is associated with Pranhita Godavari basin. So B is matched with E. Okay. Then we have Lathi formation. Lathi formation is part of Jaisalmer basin, C with H, and Nimar is part of Narmada basin. So D is matched with F. So the correct option would be not this one, A with G, B with E, C with H, and D with F. So option 2 will be the right answer. The only key to stratigraphy is to keep practicing it. Keep practicing the questions, keep learning new things. You should not wait for the exam to start learning stratigraphy. Stratigraphy you should start practicing from the beginning. जब से आप you start your preparation, you should keep practicing the stratigraphic questions. Moving on to question number 49. Match the geomorphic concepts with the earth scientists who proposed them. First we have systems. Systems जो theory है in relation to the geomorphology, it states
दैट द लैंडस्केप एवोल्यूशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, यानी कि लैंडस्केप जो इवॉल्व होता है वो सिस्टमैटिकली इवॉल्व होता है विद प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, एंड इट इज रिलेटेड इन एवरी फैसेट ऑफ द लैंडस्केप डेवलपमेंट, यानी कि लैंडस्केप जब डेवलप होता है इट डज नॉट हैपन रैंडमली, रादर इट हैपन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय J.T. Hack. So A is matched with P. Okay. Then we have itchplanation. Itchplanation is related to itch pennyplanation, and it was given by B. Willis and E.J. Wynard while they were working in the Africa. So B is matched with L. Okay. Then we have landscape equilibrium. Landscape equilibrium और dynamic equilibrium जो theory थी, it states that landscape हमारा stable कैसे रहता है, because there is a balance between erosion and deposition, and this theory was given by G.K. Gilbert. So C is matched with M, and the last is Barnhart formation. Barnhart formation, the concept was proposed by M.F. Thomas. So D is matched with N. So 3 is the right answer. So इस क्वेश्चन में अगर आपको एक भी पता हो, यानी कि आउट ऑफ ऑल दीज ऑप्शंस अगर आपको एक ऑप्शन भी सही से पता हो, so you could have guessed all the rest of them. Moving on to the last question of the video. For an unlimited nutrient supply scenario, which of the following schematic diagrams would depict the correct chlorophyll profile in euphotic zone? Okay, यूफोटिक जोन में बेसिकली क्या होता है, सरफेस पे हमारा जो क्लोरोफिल होता है वो कम होता है, एंड एज वी गो टू अ लिटिल बिट डेप्थ, थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं द क्लोरोफिल अमाउंट इंक्रीजेस, एंड जब हम और ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं तो क्लोरोफिल अगेन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती. जो हमारी मिडल वाली कह सकते हैं जो पोजीशन है, वहाँ पे सनलाइट भी एम्पल प्रेजेंट होती है और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी करेक्ट होती है, तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल देखने को मिलता है. बट यहाँ पे कह रहे हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई अनलिमिटेड है, यानी कि हमें सरफेस पे सनलाइट भी सबसे ज़्यादा रिसीव हो रही है और न्यूट्रिएंट सप्लाई अनलिमिटेड है. दैट मीन्स कि वहाँ पे क्लोरोफिल की अमाउंट वुड बी हाईएस्ट, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी हैं एंड द सनलाइट इज ऑल्सो एम्पल. सो लेट्स सी विच डायग्राम डिपिक्ट्स दैट. As you can see, it is the chlorophyll is decreasing constantly with depth. So this one is not right because हमें surface पे ज़्यादा chlorophyll देखने को मिल रहा है and depth पे it is decreasing. It is not zero on the surface. So this is not right. Then again, in this scenario, the chlorophyll is increasing in the depth. So this is not right. Then in the next step, the chlorophyll is constant. At a certain value, it is constant. This is also not right. The right answer would be, you can see here, the chlorophyll is high on the surface, and as we are going down in the depth, the chlorophyll is decreasing and it reaching zero at very high depths. So this one is the right answer. Thank you guys for watching the video. If you like the video, give it a big thumbs up. And if you have questions and queries, write it down in the comment section below. And don't forget to tune in to our YouTube channel every Wednesday and Fridays, because on these days we will be bringing new video content for you. So stay tuned and keep supporting us, and I'll see you in the next video. Goodbye.